बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के बाद एक बार फिर से हम हर जगह से हर सियासी जमात की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगते देख रहे हैं। आज भी 249 के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला ये आया है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो कि PMLN के कैंडिडेट थे, उन्होंने ये दरख्वास्त दे रखी थी कि यहाँ पर वोटों की दोबारा गिनती की जाए। तो NA 249 के नतायज को इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल रोक दिया है। अब यहाँ पर दोबारा गिनती होगी और पीपल्स पार्टी, जिसके उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं कादिर मंदोखेल, पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक कह रही है, सईद गनी साहब का आज ये बयान आया कि मैंने अपनी लीडरशिप को ये मशवरा दिया है कि रीपोलिंग नहीं, यहाँ पर रीपोलिंग जो है वो कराई जाए 249 में रीवोटिंग की बजाय। और साथ ही साथ वजीर आजम की तरफ से भी आज एक बड़ा पैगाम आया है। वो भी ये कह रहे हैं कि 249 में इस हल्के के अंदर बहुत कम टर्नआउट था, उसके बावजूद भी धांधली का शोर हर जमात की तरफ से उठ रहा है। और वो कहते हैं कि जी 1 साल से मेरी तरफ से कोशिश की जा रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काम किया जा सके, ऑपोजिशन जो है वो हमसे कोऑपरेट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर ये भी उन्होंने बताया कि 1970 के इलेक्शन के अलावा तमाम ही इंतखाबात जितने भी हुए हैं पाकिस्तान में, उनमें रिगिंग के इल्ज़ामात सामने आए हैं और इसके लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। और इसी पर मरियम साहिबा का ट्वीट भी सामने आया। वज़ीर आज़म के इस ट्वीट के जवाब में उन्होंने तंज़िया ट्वीट किया और कहा कि जी आप क्यों ये बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी तो वैसे ही ख़त्म हो गई, आखिरी नंबर पर आई 249 में, और डस्का इलेक्शन में भी आप ही पर धांधली किए जाने के इल्ज़ामात थे, तो आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, रेलेवेंट बनने की कोशिश ना करें। ये मरियम साहिबा का ट्वीट सामने आया है। बहरहाल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से काम होना है और यही जमातें इकट्ठे होकर इस्लाहात की जानिब जा सकती हैं, ताकि आइंदा के लिए ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, जो हर दफ़ा रिगिंग के ब्लेम गेम होता है कि इस पार्टी ने किया या दूसरी पार्टी ने किया, ये हमेशा हमेशा के लिए इसका रास्ता रुके। इसके अलावा भी ऐसे मामलात हैं जिस पर तमाम सियासी जमातों को अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इस मुल्क के लिए काम करने की ज़रूरत है। और उसमें एक मामला ये है जो यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में हुआ है। ये भी आपको बताते चलें कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में स्वीडिश पॉलिटिशियन हैं और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं चार्ली वाइमर्स, उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन सामने आया है अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसमें ऑब्वियसली और भी लोग हैं और भी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। 681 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुखालफत की है। अब इसमें यह कहा गया है कि जी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उसको सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि उन माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, मज़हब की आज़ादी उनको नहीं दी जाती है। और क्योंकि हमारा ऑब्वियसली इस पर एक और स्टैंस है, एक रिलीजियस सेंसिटिविटी ब्लास्फेमी के मामले से एक मुंसलिक है और ऑब्वियसली हर मुसलमान के अकीदे में है कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। वज़ीर आज़म ने भी आपको याद होगा पिछले दिनों अपनी एक खिताब में इसी का जिक्र किया था। इस रेजोल्यूशन के अंदर बैंड आउटफिट TLP का जिक्र भी किया गया है। फिर ये भी कहा गया है इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को ब्लेम करते हुए कि जो ब्लास्फेमी लॉज हैं वो पर्सनल या पॉलिटिकल स्कोर्स सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है। अब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस रेजोल्यूशन में लिखी गई हैं, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर सवालात उठाए गए हैं और साथ ही इसको जोड़ा गया है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहीं तो हम यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस जो है वो वापस ले लेगी। अब GSP प्लस स्टेटस में होता क्या है कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टेटस नहीं है, इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुंसलिक हैं। कुछ एडिशनल ट्रेड इंसेंटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाते हैं। यूरोपियन यूनियन की मार्केट तक हमारी जो प्रोडक्ट्स को रसाई मिलती है उस पर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है या कुछ प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल ही ना होने के बराबर ड्यूटी होती है। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स जुड़े हैं और जब से पाकिस्तान को ये GSP प्लस स्टेटस मिला है उसके बाद से
पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, उनका हुजम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम उठाया जाता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दफ्तर ख़ारजा ने तो कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग ना होने वाली बात है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और इस किस्म की बातें जो हैं उनकी पार्लियामेंट की तरफ से की गई हैं। ह्यूमन राइट्स की क्योंकि बात हुई तो हमारी ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द co-sponsor of the EU's anti-Pakistan resolution was a member of a party that the Swedish PM Stefan Löfven referred to as a neo-fascist single-issue party with Nazi and racist roots. Question now is whether GSP Plus is getting muddied in Islamophobia. अब ये इन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो मेंबर हैं जिनकी तरफ से ये रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर की गई, चार्ली वाइमर्स, इनके हवाले से तो प्रोटेस्ट भी हुए, इनकी पार्टी के हवाले से भी प्रोटेस्ट हुए और इनको ये कहा जाता है कि जी एक इनकी रेसिस्ट रूट्स हैं और नाजी पार्टी के साथ इनको जोड़ा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इनके खिलाफ ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये ख़बरें आप देख भी रहे हैं, इनके अपने मुल्क में स्वीडन में ये चीज़ें होती आई हैं। बहरहाल इस हवाले से भी आज अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आप तीनों से ही गुफ्तगू का आगाज़ होगा, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। फ़ारूक हबीब साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये जो यूरोपियन यूनियन की रेजोल्यूशन उनके पार्लियामेंट में सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, एक चार्जशीट जो है वो उन्होंने पेश की है रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, माइनॉरिटीज़ के राइट्स न देने पर। इस पर हमारा रिएक्शन तो ये आया है, रद्द-ए-अमल तो ये आया है कि जी बड़ा अफसोसनाक है और उन्हें हमारी जो यहाँ अंदरूनी मामलात हैं या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट हम इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं अगर वो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लेते हैं? देखिए, बात यह है कि अभी ये GSP प्लस स्टेटस जो है वो उन्होंने हमारा मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर ही एक्सटेंड किया है पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान के हमारा फॉरेन ऑफिस है वो भी इस मामले को देख रहा है और इस हवाले से वहाँ पर जो पाकिस्तान के हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो पाकिस्तान के नुमाइंदगान हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुतहरक हैं और पाकिस्तान को भी कंसर्न है इस हवाले से। और आपके इल्म में है कि जिस चीज़ को वो बुनियाद बनाकर जो है वो पेश कर रहे हैं, उस हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक ख़ास सेंटीमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। और ये तो नहीं हो सकता कि हम वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस के नाम के ऊपर वेस्ट के अंदर आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तौहीन करें और उनकी हुर्मत के लिए तो हमें भी आवाज़ उठाना हमारा भी हक है। और अगर यही बात वज़ीर आज़म साहब ने की कि अगर होलोकॉस्ट के ऊपर जो है वो बात करना जुर्म है, तो इस पे भी बात करना फिर जो है वो जुर्म होना चाहिए, क्योंकि जज्बात तो फिर सबके एक जैसे हैं और हमारे तो इससे ज़्यादा जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। जी, बट वो इसी रेजोल्यूशन में आपने देखा वो इनकी तरफ से ये मेंबर जो हैं उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो कैसे हॉलोकास्ट को इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ये उनके अल्फाज थे इस स्पीच के दौरान। देखें, बात यह है कि वहाँ देखें बात यह है, हम तो एक अपना आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं ना। हमारा तो मानना यह है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि एक हमारा व्यू है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप किस तरह किसी एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो है वो दिल आज़ारी कर सकते हैं। अगर एक ख़ास मज़हब के लोगों को एक जो हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ, अगर उस पर बात करने के ऊपर उनको तकलीफ़ होती है, उस वजह से उसको उन्होंने वहाँ पर बैन कर दिया, जुर्म बना दिया, तो क्यों फिर इसको क्यों ना जुर्म बनाया जाए? फिर ये दोहरा मेयार क्यों चल सकता है? तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने भी एक वे फॉरवर्ड जो है वो पेश किया कि तमाम हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे होकर इस पर आवाज़ बुलंद करें।
और इसको यकीनन जो है वो हमारा फॉरेन ऑफिस भी देख रहा है, वो प्रॉपर्ली इसको रिस्पॉन्ड भी किया है, फॉरेन ऑफिस देख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन मुझे ये बताएं जावेद अब्बासी साहब, ऑब्वियसली ये मामला जो है बहुत सेंसिटिव है, बड़ी रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ इससे जुड़ी हुई हैं। आप हम सब अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, या जुडिशल सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं, या फिर जिन लॉज का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर गलत उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो लॉज अब्यूज़ होते हैं, तो वो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये अब एक इंटरनेशनली यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां की रेजोल्यूशन सामने आ गई है। 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो आप जिन पर इंप्लीमेंट करने के पाबंद हैं, वो कहते हैं कि जी आप नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो भी मौकफ हो, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपसे अगर ये स्टेटस वापस ले लेते हैं तो फिर क्या होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये वो इशू है जिसपे मैं PMLN, PTI या पीपल्स पार्टी नहीं देख रही हूँ, ये इस मुल्क का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये जो बात हुई है, ये हुकूमत को देखनी चाहिए, और हुकूमत से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे वहाँ यूरोपीय यूनियन के में हमारे जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर उनको रियलाइज़ करवाएं। जो बात उन्होंने रेजोल्यूशन में कही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ह्यूमन राइट की वायलेशन ना ऐसी कहीं नज़र आती है, अगर कोई एक आध इंडिविजुअल ऐसा केस हुआ है जिसको वो सामने रख कर ये बात करें, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाबस्तगी है, जो हमारा ईमान का तल्लुक है, जो हमारा लगाव है, जो हमारा एक मौक़िफ़ है, उस पर तो शायद हम पीछे ना हट सकें और ना हमें हटना चाहिए। और वो यूरोपीय यूनियन अगर कोई दबाव डालकर कोई चीज़ अपनी मनवाना चाहती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है जिसने ये सारा मामला जो है ये अंदर से ये काम कर रही थी। और वो लॉबी कई तरह से भी हो सकती है, उसके अपना एजेंडा होता है, वो अपने एजेंडा के ये सारा काम कर रही है। हमें उस लॉबी को भी बेनकाब करना चाहिए, दुनिया को दाब बताना चाहिए, उन ममालिक को बताना चाहिए, यूरोपियन जो हमारे हाँ यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर जहाँ हैं, उनको बुला के ब्रीफिंग देनी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जहाँ जिस तरह हमारे आइन में प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज़ को, जिस तरह हमारे नबी ने कहा है, जिस तरह हमारे लोग इस माशरे में उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इससे कोई एक चीज़ का भी शबह नहीं है जो वो अपनी बातें कर रहे हैं। उनका एक अपना एजेंडा है। मुझे लगता है कि ये एजेंडा जो है ये खास उन्हें किसी तरह से फीड किया गया है, और ये फीड करके बातें की जा रही हैं, और उनका ख्याल है कि ये दबाव डालकर कोई मुसलमाना से कोई ऐसी बात मनवा ले या मनवाना वो चाहते हैं, तो वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ना ऐसा हो सकता है, ना कभी होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस उनके सामने आता है, उसे डिस्कस किया जा सकता है। ये एक जिम्मेदार हमारी रियासत है, यहाँ किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती। कोई एक आध इंडिविजुअल केस अगर हुआ हो, जिस एक इंडिविजुअल केस का इन्होंने जिक्र किया ना, ये उस रेजोल्यूशन के अंदर जिक्र किया गया। जितने भी मेंबर्स की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच हुई, वो जिक्र कर रहे थे कि 2014 में ये सजा दी गई थी, ब्लास्फेमी चार्जेस लगे थे एक कपल पर, शफकत इमानुएल और शगुफ्ता कौसर पर। उसकी ये बात कर रहे हैं कि जी अभी तक उनकी हेयरिंग नहीं हुई है, और वो हाई कोर्ट में उनकी अपील है, सुन्नी जो है वो नहीं जा रही है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें बात की गई है। हजारों और केसेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग्स हैं। एक अपील है, उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक लगती है। किसी केस के मुताबिक नहीं लगाई जाती कि कौन से केस की अपील पहले लगती है। वो जिस हर साल के तौर पर अपीलें जा रही होती हैं, वो हाई कोर्ट में भी लगती है। और ये डिमांड पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमारे केसेस सुने जाएं। तो ये केसेस तो किया जा सकता है, ये सुना जा सकता है। उसके लिए उनके वकील जल्दी हियरिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन इन ममालिक अगर आप हाल देख लें, इन ममालिक में जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, ये जो जिस तरह ये इन्होंने, मैं हजारों केस इनके गिनवा सकता हूँ यूरोपीय यूनियन में, इन्होंने क्या क्या दुनिया के साथ नहीं किया जो आज सारे को आकर हमें जो है ये खुद भाषण देते हैं। जरूर है इनके पास तरक्की है, ये नेपोलियन हमारा पैदा बिल्कुल सही है, बट हिटलर हमने पैदा नहीं किया, यहाँ पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, दैट सम लॉबी इज वर्किंग अगेंस्ट अस, और इस वजह से ये चीज़ें जो है सामने आई हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आपका भी पहले मैं इस पे मौक़िफ़ चाहूँगी कि ये यकायक क्या हुआ कि 2020 में ही, पिछले साल ही, ये खुद हमारा GSP प्लस स्टेटस जो है वो एक्सटेंड किया गया टिल 2022, और अब एकदम से ये तमाम चीज़ें आ गई हैं। ये केसेस नए नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत साल पुरानी हैं। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पस पर्दा मकासद या कुव्वतें हैं जो ये चीज़ें कर रही हैं?
जी शुक्रिया सादिया। पहले तो मैं आज दुनिया भर में यौम मजदूरों का आलमी दिन है, 1 मई है, और मैं इस मौके पर सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो मेहनत कश हैं और इस वक्त कोरोना के बायस बहुत तकलीफ में है, उनको सलाम पेश करूंगी। और इस मौके पे मैं ज़रूर याद करूंगी जो इस हुकूमत ने मज़दूरों के साथ मज़दूरों कोई कसर नहीं छोड़ी, मज़दूरों के हुकूक को कुचला गया है, ख्वाह वो रियासती इदारे हों, ख्वाह वो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हों, वो स्टील मिल्स हों जिनके मज़दूर फाका कशी कर रहे हैं, वो PIA के मज़दूर हैं जिनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो राइट्स हैं जो पाकिस्तान का आइन दे रहा है वहाँ उनको डिनाई किया जा रहा है। और इसी तरीके से रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिम हैं बैरकैफ, ये मजदूर दुश्मन हुकूमत है। तो इस मौके पर मैं ये ज़रूर अपनी जमात की यकजहती का इज़हार करूँगी मजदूरों के साथ। जो ये बहुत अहम इशू है, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें बहुत संजीदगी से सोचना होगा। GSP प्लस यूरोपियन यूनियन ने हमें कोटा दिया है एक्सपोर्ट्स का, जो इस मुल्क के लिए इस वक्त अगर आप हिसाब लगा लें कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारे एक्सपोर्ट्स का इस कोटा के हवाले से है, तो हम इतना इसको डिसमिस ना करें। ठीक है, एक प्राइवेट मेंबर ने कुछ सवालात उठाए हैं। ये भी हकीकत है कि मजहब के नाम पर जितने भी कवानीन बने हैं, हम एक इस्लामी फलाही रियासत है और हमारे सारे कवानीन उस स्पिरिट से मजहब के शैडो में आते हैं। लेकिन कहीं कहीं कोई भी कानून हो, वो सेक्युलर लॉ हो या मजहब के नाम पे हो, अगर वो मिसयूज होता है, पार्लियामेंट जो है उसको इस चीज पर ध्यान देना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉज के आड़ में कई ऐसे केसेस किए गए हैं जो जाती दुश्मनियों पर मबनी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और इसलिए हमें इसको, अगर बाहर से तनकीद हुई है तो इसमें सबसे पहले मैं तनकीद करूंगी हमारा सफारतकारी के ऊपर। कहाँ है हमारे पीर साहब जो सफारतकार मिनिस्टर हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे हैं वो? किस किस्म का डैमेज कंट्रोल? इस किस्म के अगर पाकिस्तान का ये कवानीन जो है वो तो बरसों से हैं, तो इस वक्त क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये डिबेट छिड़ रहा है? तो इसलिए ज़रूरी है कि TLP का केस भी इस हुकूमत ने मिसहैंडल किया है एग्रीमेंट्स के ज़रिए, और उनको बहुत ज़्यादा स्पेस देकर अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो उसको आपको ऑनर करना चाहिए था, वरना आपको एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारे सवालात हमें अपने घर में झांकना चाहिए कि दुनिया में यूरोपियन ममालिक जो है वो हमें उनकी ज़रूरत है, हमें दुनिया में हर मुल्क की ज़रूरत है। हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हमें सही है। और ये GSP प्लस स्टेटस के बाद, जैसे आपने कहा कि इतने सारे ट्रेड इंसेंटिव्स के बाद जो बेनिफिट्स मिले हैं, एडिशनल बेनिफिट्स मिले हैं, उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स का हुजम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ऑब्वियसली वो चीज़ लूज करना हमारे फ़ायदे में तो नहीं होगी। एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है, और ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा है जिस पर आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे, क्योंकि जैसे अभी मेहमानों ने भी मेंशन किया कि इस पर आपको एक मुसलसल सफारतकारी की जो है वो ज़रूरत है, और सफारतकार क्या कर रहे हैं, सवाल सबसे पहले तो यही है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम 249 के हवाले से और वज़ीर आज़म की जो अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो पेशकश है मुज़ाकरात की, बैठने की, इस पर बात करने की, उस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। NA 249 जो कि दोबारा से ख़बरों की जीनत धांधली के हवाले से बना हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की थी कि आप यहाँ पर वोटों की दोबारा गिनती कराएं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला ये आया
कि यहाँ का जो नतीजा है रोक दिया गया है और यहाँ पर रीकाउंटिंग की तरफ मामला जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो इससे बढ़ के कह रही है, सईद गनी साहब की तरफ से बयान आया कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर रीपोलिंग हो जाए और इस बार ज्यादा वोटों से पीएमएलएन को हरा कर दिखाएंगे। पहले तो फारूक हबीब साहब, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है? यहाँ पर रिकाउंटिंग वाकई होना चाहिए जैसे कि ऑपोजिशन की जमातें कह रही हैं कि उनका आईनी और कानूनी हक है? देखिए, बात यह है कि कोई भी फरीक जो है वो रिकाउंट की दरख्वास्त दे सकता है और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर एक ख़ास मार्जिन से ख़ास परसेंटेज से कम परसेंटेज के ऊपर अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन हारता है तो वो रीकाउंट की एप्लीकेशन भी दे सकता है और उस रीकाउंट को करने का इख्तियार भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद है। ये तो इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है, क्योंकि इसके ऊपर ईसीपी ने नोटिस लिया है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि क्या हर इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ही लेना है, या जो है वो सियासी जमातों ने हर इंतखाबात के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं, या हमने यही गिला शिकवा करना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो रात 3-3, 4-4 बजे तक जो है वो रिजल्ट्स लेकर नहीं आ रहे। आपके सामने एक चीज़ रखने देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर हर महकमे का अपना अमला है। आप स्कूल डिपार्टमेंट देख लें, उनके पास अपना कैडर मौजूद है। आप वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट देख लें तो उनके पास अपना स्टाफ मौजूद है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, रेलवे देख लें, पीआईए देख लें, हर डिपार्टमेंट के पास अपना स्टाफ मौजूद है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात करवाता है, उसके पास जो है वो इंतखाबात करवाने का अमला जो है वो मौजूद नहीं है, जिनको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी कहते हैं। उनको वो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन्हिसार करना पड़ता है स्कूल टीचर्स के ऊपर, म्यूनसिपैलिटी के मुलाजमीन के ऊपर, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर, और वो मांगे तांगे का अमला होता है जिनकी कोई कांस्टेंट ट्रेनिंग नहीं होती, जिनकी कोई कांस्टेंट लॉयल्टी कोई नहीं होती। इंतखाबात के हवाले से वो वक्ती तौर के ऊपर खाना पूरी करने के लिए हायर किए जाते हैं, जिससे इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें आपको किसी की लोकल झुकाव भी सामने आ जाता है। उनके लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई सजा जजा का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये वो तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर इंतखाब में मसला आता रहा है। आप 2013 का इलेक्शन उठाएं तो जरदारी साहब ने कहा आरओ इलेक्शन है, फजल रहमान ने कहा धांधली हुई, नवाज शरीफ ने कहा सिंध में धांधली हुई, हमने 126 दिन का धरना दिया, एक सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, उसके 40 नुकात सामने आ गए, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब भी हम इनको बारहा ये कहते हैं कि चलें आपने सेनेट के इलेक्शन में भी अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गए, अब इलेक्शन ठीक है रिकाउंट होना, अब नहीं, मैं इस बुनियादी चीज पे आ रहा हूँ। ये चलें कैंडिडेट का या सियासी जमातों का हक है, बट आप कह रहे हैं कि हर दफा नहीं हो सकता, ये हर दफा ये चीज नहीं मुनासिब है। मैं जिस पॉइंट के ऊपर लाना चाह रहा हूँ सादिया, मैं बिल्कुल इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो वक्त की जरूरत है। इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर अब इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इधर उधर हमें जो है वो अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के उसके ऊपर जो है वो जाती अनाद को हट के इसके ऊपर काम करना चाहिए। चलें, अब ये बड़ी अच्छी बात है। ये आज चलें वजीर आजम साहब ने भी ये ट्वीट्स किए, अपने 4-5 ट्वीट्स किए, बड़ी तफसीलन उन्होंने बताया कि 249 के बाद जावेद अब्बासी साहब वो कह रहे हैं सारी पार्टीज फिर से यही क्लेम कर रही हैं, मैं तो कब से कह रहा हूँ 1 साल हो गए अपोजिशन कोऑपरेट नहीं कर रही, हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएँ। उस पर बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने तो है बड़ा तंजिया ट्वीट कर दिया कि जी आप तो रिजेक्ट हुए हैं, आपकी पार्टी तो आखिरी नंबर पर आई है, डस्का में भी आपने रिगिंग करने की कोशिश की, वहाँ पर आपको आवाम ने धूल चटा दी, आप चाहते थे दोबारा इलेक्शन ना हो, वो भी हुआ, आप हार गए, आप रेलेवेंट बनने की कोशिश ना करें। तो इस पे तो वाकई सियासी जमातों को बैठना नहीं चाहिए, तमाम डिफरेंसेस असाइड। मैं आपके सवाल से पहले जी फरक हबीब साहब वजीर बने, मैं बहुत उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर कोई बहुत ही सबसे अच्छा फैसला किया था इस आदमी का किया, जो एक पोलिटिकल वर्कर है उस जमात के, इलेक्शन लड़ के आए, और मुझे यकीन है कि इनकी वजारत से एक बहुत ही बेहतरी आएगी, एटलीस्ट कम से कम जो इनकी अपनी वजारत है इंफॉर्मेशन की उसमें। तो मुझे बड़ी मुबारकबाद है। एक यूरोपीय यूनियन के बारे में सिर्फ इतना जुमला कहूंगा कि शुक्रिया अब्बासी साहब, शुक्रिया। जितना उन्हें पाकिस्तान में चीजें नजर आ रही हैं, यूरोपीय यूनियन को बार बार हमने तवज्जो दिलाई है कि मेहरबानी करके मकबूजा कश्मीर
जो इस वक्त 1.5 साल से ज्यादा बड़ी जेल बनी हुई है और दुनिया की बदतरीन ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। कभी इंसानियत की इतनी बड़ी, इंसानों की इस तरह का माहौल नहीं बना कि जिस तरह इतनी बड़ी जेल में इंसानों को इतने अरसे के लिए रखा हो। तो मेहरबानी करके यूरोपीय यूनियन, जहां पाकिस्तान में एक और वायलेशन को नजर आती है, वहां जो करोड़ों की वायलेशन रोज की हो रही है, वहां भी तवज्जो दें। जहां ये भी आपने सवाल किया है, ये बिल्कुल ठीक है। सारी सियासी जमातें चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हर इलेक्शन जो है वो किसी न किसी तरह हमारे यहाँ मुतनाज़ा बन गया है। अब तो अमेरिका जैसे ममालिक में भी इलेक्शन बड़े मुतनाज़ा बन गए, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी हमारा ख्याल कोई एक भी इलेक्शन नहीं है। सारी सियासी जमातों की ख्वाहिश भी है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है कि ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ये फ़ायदा होगा कि इलेक्शन ख़त्म हो तो लोग इलेक्शन की लड़ाइयाँ लड़ने के बजाय मुल्क को आगे लेके बजाएं। वही लड़ाई हम लेके आज पीएम ने कहा ना, अमेरिका का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जी वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम ने भी बड़ी कोशिश की 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट को मुतनाज़ा बनाने की, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था तो वो चीज़ नहीं हो सकी, कोई एक भी बेज़ाब्तगी, एक भी इरेगुलरिटी नहीं मिली। तो यहाँ पे भी वो चाहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आए। मैं उसी पे आ रहा था, अगर आप इजाजत दें तो। मैं उस कमेटी का मेंबर था जब पिछले इलेक्शन हुए, तो आरटीएस का निज़ाम जो उन्होंने कहा कि ये एक निज़ाम लेके आएंगे, इससे पाकिस्तान के इलेक्शन ज़्यादा फ्री एंड फेयर होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नादरा हमारी कमेटी के सामने पेश हुए, हमें बड़े सवालात उससे पूछे। उन्होंने कहा जी कि ये इलेक्शन जो है, अगर ये सिस्टम आप ले आए और ये सिस्टम आ गया तो आपने देखा कि वो आरटीएस का सिस्टम किस तरह बैठा, किस तरह के इलेक्शन हुए। फिर उसी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो तो सिस्टम जो था जी वो तो कोई 2 घंटे के बाद बैठ गया। 3 जो रिजल्ट रात 1 बजे आने थे वो तीसरे दिन लोगों के आए रिजल्ट। अगर ऐसी कोई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करनी है तो ये निज़ाम को और ज़्यादा मफलूज बना देगा। मैं बड़े अरसे से कह रहा था कि आप ये अगर कहते हैं तो आप पहले इसका लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इसको इस्तेमाल करें, या ये बाई इलेक्शन जो आ रहे हैं ये कोई एक पहले तजर्बा करें कि क्या ये तो अभी आप बात कहने जा रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ये हमारे यहाँ चल भी सकता है। फिर तमाम सिस्टम जो चलाने वाले लोग हैं वो तो इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, वो हमारे गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग है, क्या वो ये काम कर सकते हैं, कहीं हमें बिल्कुल ही ना फंसा दे। और ये मामला पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना चाहिए। बदकिस्मती हो गई है कि पार्लियामान के अंदर कैसा माहौल पैदा हो गया है कि हम अगर कोई बात करना चाहते हैं या हम हुकूमत के साथ अगर किसी लॉ पे बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, किसी लॉ को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये बाहर आकर हमें ताने और गाली देते हैं कि ये तो नारों मांग रहे हैं, ये तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, ये तो चलिए। ये तो मैं इनसे पूछती हूँ कि अब तो खुद वजीर आजम आपके कह रहे हैं, तो अब तो पार्लियामान में आपको माहौल ऐसा रखना चाहिए कि तमाम जमातें इस पर खुल के आराम से बात कर सकें। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, ये जरा फरमाइए कि वजीर आजम साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मैं फिर इनवाइट करता हूं अपोजिशन को कि आएँ, इस पर बैठें, ईवीएम मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं ताकि हमारा जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है वो बहाल हो सके। अब क्या वजह है कि वज़ीर आज़म साहब को ये कहना पड़ रहा है कि 1 साल से वो कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे? देखिए सादिया, जिस जमात का ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने धरना जलाओ गिराओ की सियासत की, पीटीवी पे हमला कराया, डंडा बरदार लोग कैपिटल में 120 दिन जो है वो यरगमाल बनाया उन्होंने इंतजामिया को, पुलिस को, और फिर अभी हाल ही में डस्का में जिस जमात ने 15 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या पोलिंग ऑफिसर्स उनको अगवा किया, वो आप समझ सकते हैं वो क्या हशर करेंगे इस ईवीएम का? इस ईवीएम का होगा क्या? सॉरी, लेकिन ईवीएम इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। सबसे पहले पार्टीज अपने इंटरनल रिफॉर्म्स करें। सबसे पहले तो इलेक्शन रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, अब जो इलेक्शन रिजल्ट 249 में आए, ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन, क्योंकि चले पीएमएलएन का बनता है एतराज क्योंकि वो डिफरेंस कम है, इनका क्या बनता है? 3rd, 4th, 5th नंबर पे इनकी कंपटीशन रही है, 10th, 5th की 6th के साथ कंपटीशन रही है कि लास्ट नंबर पर कौन आ रहा है। ये क्यों चीख रहे हैं कि जो धांधली हुई है? धांधली चले, अगर कहीं कोई भी इरेगुलरिटी है या काउंटिंग में इनको तकलीफ है तो वो नून का, मैं मानती हूँ कि उसमें भी ऐसा उनको भी देवर अ बिट ऑफ स्पॉइल्ड स्पॉट, इतना शोर हंगामा उनको भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनका लीगल राइट है कि जाके वो इसमें इलेक्शन कमीशन। लेकिन अच्छा चले, ये अब आपने उसकी बात कर दी है तो रीपोलिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो चाहता हूं कि लीडरशिप हमारी जो है वो रीपोलिंग की तरफ जाए, रिकाउंटिंग के बजाय।
देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि हमारा ज़मीर जो है वो इस मामले में क्लियर है, और हमने पीडीएम बनाई इस मामले में थी कि इस किस्म के रिफॉर्म्स हों, जमहूरी एजेंडा आगे बढ़े, तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि जो इलेक्शन में अगर धांधली है, उसका एक जो मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि आपकी इलेक्शन मुतनाज़ा पहले ब्रेक से मतलब पहले क्वार्टर में हो जाती है। आपके इलेक्शन एजेंट, जो इलेक्शन आपका लड़ता है वो इलेक्शन एजेंट लड़ता है, इलेक्शन एजेंट आपका शोर हंगामा करता है, आपकी प्रेस होती है, आपकी मीडिया है। उस वक्त मुझे पता है इतना पीसफुल इलेक्शन चला, काउंटिंग में इनके पूरे एजेंट्स बैठे हैं। फॉर्म 45 जो है वो जहां कहाँ पिछले इलेक्शन में तो फॉर्म 45 गायब हो गए। तो ये रिफॉर्म, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईवीएम रिफॉर्म नहीं है कि अगर आपका आरटीआई सिस्टम में ये लाइट्स ऑफ कर लेते हैं, बिजली खत्म हो जाती है, नहीं चलता, तो नहीं, तो ईवीएम पे इनके डंडा बरदार लोग आके उनको अगवा करेंगे, ईवीएम को तोड़फोड़ करेंगे। क्या ये रिफॉर्म है? ये तो कोई रिफॉर्म नहीं है। ठीक है। अच्छा फरूख हबीब साहब, दो चीज़ें, एक तो ईवीएम जो है वो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं ये रिफॉर्म्स नहीं हैं, और फिर अब्बासी साहब की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये भी आरटीएस की तरह ही ना साबित हों, आप इसको पहले किसी ज़िमनी इंतखाब में या किसी लोकल इंतखाब में जो हैं वो आजमा लें। और फिर आपके डंडा बरदार फोर्स का भी जिक्र किया नफीसा शाह साहबा ने कि वो आके फिर उनको भी तबाह बर्बाद कर देंगे, तो कैसे फिर यकीन दहानी होगी कि शफाफ इंतखाबात हैं? देखें फिर मैं जो चीज़ सामने रखना चाहता हूँ कि इल्ज़ामात लगाने को बेशुमार इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं। अब सिंध में देख लें, सिंध में क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है? वहाँ पर आप इंतखाबात करवा लें, वहाँ पर जो पर्चों की पुलिस के ज़रिए वहाँ पर जो इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है वो किसी से भूले हुए नहीं है। लेकिन मैं तो लार्जर ऑब्जेक्टिव को सामने रख के बात कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि क्या दुनिया के अंदर जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुई? क्या दुनिया के अंदर जो है वो ये खौफ था कि इसको बंद कर दिया जाता, लाइट चली जाती? ये आपकी एप्रीहेंशंस ज़रूर होती हैं, लेकिन एप्रीहेंशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो आपको नहीं रोक सकते। आज आपका एक मोबाइल फ़ोन है, ये आपके पास है। आज मैं आपके टीवी शो में बैठा हूँ, वाया DSNG बैठा हूँ, या वाया आपका जो लाइव सोर्स है उसके ज़रिए बैठा हूँ, तो अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका चैनल ना करता तो ये शो ही पॉसिबल ना होता। तो लिहाजा ये तो आर्गूमेंट बिल्कुल ही यूजलेस है कि आप कहें कि जी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये खतरा हो सकता है। जहां तक अब्बासी साहब की बात है, तो हमेशा जब कोई नई चीज आती है तो उसका यकीनन टेस्ट रन होता है, उसका पायलट प्रोजेक्ट होता है, उसका प्रोटोटाइप सामने आता है, जो भी वो मुतलका SOPs हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो किए जा सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हम तो बुनियादी चीज तो आपको ये समझा रहे हैं कि एक बार बैठे तो सही आके। ईवीएम होना है, बायोमेट्रिक होना है, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। आप बैठने को ही तैयार नहीं है। अब वो बैठने पे भी उनका एतराज है कि पार्लियामेंट का माहौल, वो कहते हैं आप ऐसा रखते हैं। क्या आपको यही निजाम सूट करता है? नहीं, देखें पार्लियामेंट का माहौल कैसा रखते हैं। देखें पार्लियामेंट में हमने नहीं इनको बिठाना, पाकिस्तान की हर आवाम ने हर पार्टी को उसका मैंडेट देके पार्लियामान में बिठाया है। ये पार्लियामेंट की अंदर जो हमारा काम है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये जमहूरियत की मजबूती के हवाले से है, इलेक्टोरल निज़ाम के ऊपर आवाम का एतमाद बढ़ाने के हवाले से है। अब जब भी इलेक्शन होता है, कोई इलेक्शन आपको उठा के देख लें, उस हर इलेक्शन के अंदर जो है वो शोर पड़ता है। और हमें ये ना कहीं चौथे नंबर पर आ गए, 5वें नंबर के ऊपर आ गए। देखिए मामला क्या है, मामला यह है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, और ख़ास तौर पे जिनकी बहुत बड़ी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर, वो स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे प्रोसेस से, इस सारे निज़ाम के। तो आप किसी एक इलेक्शन को सामने रख के बात ना करें, वरना मैं बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी जो कभी वफाक की लामत हुआ करती थी, आज वो एक सूबे के अंदर कर्टेल हो गई है, PMLN एक रीजन के अंदर कर्टेल होगी। अब जहां भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये बुनियादी चीज अब्बासी साहब वही हर जगह पर नजर आते हैं तरफ से कि चलें टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करना है, जाहिर है उसका तजुर्बा भी हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं बैठे सही इन तमाम चीजों। सादिया, इनका जो हशर होगा ना नेक्स्ट इलेक्शन, कौन से हल्के में नफीसा शाह साहिबा? हल्के के ऊपर ये महदूद हो जाएंगे ना, ज्यादा बात ना करें। जो इनका अभी पिछले 10 बाई इलेक्शन में मुझे बताएं ये कौन से नंबर पर आए, कहाँ खड़े हुए हैं, कितनी सीटें जीती हैं? एक।
चले पंजाब में तो आपके पास कैंडिडेट नहीं था नफीसा बीबी, पंजाब में तो आपके पास कैंडिडेट, दसका में कौन था आपका कैंडिडेट बताएं? सारे तैयार हैं आपके, सारे के सारे पूरे जो है इतने तो हमारे ठीक है, चलिए ये पता चल जाएगा कि इलेक्शन जितने पीपल्स पार्टी जीतती कौन सी पार्टी है, किसके पास कैंडिडेट होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन सवाल हुई है बाजी साहब के सादिया किसके पास कैंडिडेट हैं, जीते ना जीते शफाफ इंतखाबात हों। सादिया जी फरमाइए। सादिया जितने पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोट निकलते हैं उतने से ज्यादा स्कोर आजकल बाबर आजम क्रिकेट में बना रहा है, तो लिहाजा उसके ऊपर भी जो है वो गौर करें। हमें ये ना सुनाएं कि हम चौथे नंबर पे आए हैं, 5वें नंबर के ऊपर आए, हमारे कोई अंदरूनी मामला वहां पर हो सकते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर लें, वो कोई मसला नहीं। कह रहे स्कोर बनाता है क्रिकेट में। अब्बासी साहब फरमाइए। जी जावेद अब्बासी साहब। जी आप फरेक हबीब साहब ने हमें जरूर ताने देने और ताने दिए भी हैं, उनकी मेहरबानी है। हमारी सिर्फ उनसे ये गुजारिश होगी कि अगर वाकई आप कुछ सीरियस काम करना चाहते हैं जिसके लिए आपने माहौल नहीं क्रिएट किया ना आप करना चाहते हैं, आप अंदाजा करेंगे कोरोना जैसा मसला, ये रियासत पाकिस्तान को, सारी दुनिया को यह मसला है, इससे आज सीरियस कोई मसला है। अभी तक एक ना इजलास कर सकें पार्लियामेंट का, ना बिठा सकें, ना कोई मीटिंग कर सकें। यहाँ जब कश्मीर का मामला हुआ, जब पुलवामा का मामला हुआ, उस वक्त सारी सियासी जमातें चल के गई, उन्होंने कहा कि आए हुकूमत कदम बढ़ाए, हम इनके साथ खड़े होते हैं। सारी सियासी और अस्करी की आदत पहुंच गई है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं आने से इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं बैठना चाहता। जब आप रियासत को दरपेश जो मसाइल है, वो कोरोना का हो, वो कश्मीर का इशू हो, वो यूरोपियन यूनियन का इशू है, उस पर अगर आप साथ नहीं बैठना चाहते, ना बात करना चाहते हैं, तो किस तरह मैं आपसे तवक्को करूं कि आप सीरियस हैं कि आप कोई रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। ये सिर्फ न रहे, ये सिर्फ आपने एक माहौल क्रिएट करना होता है, ये एक इल्जाम देना होता है। मेहरबानी करके मुल्क के अदारों के साथ खेले ना, मुल्क के अदारों को स्ट्रेंथन अगर करना है तो उसके लिए वैसे फरूख हबीब साहब, आज ये जो दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ये EU पार्लियामेंट वाला जो रेजोल्यूशन है GSP प्लस स्टेटस वाला, इस पे भी एक इजलास आप लोगों को बुलाना चाहिए जिसमें वजीर आजम साहब खुद हों और तमाम जमातों को इस पे बताया जाए कि हुकूमत क्या कर रही है, उनकी राय भी सामने आए, मुशावरत हो। और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला भी तो कि वजीर आजम खुद मौजूद हों, तो वो कहते हैं हुकूमत की संजीदगी का पता चलेगा। वजीर आजम साहब तो बात करना क्या बात है, वो पार्लियामेंट से इस तरह दूर है जितना किसी और मुल्क का वजीर आजम समझे, वो किसी और मुल्क की पार्लियामेंट समझते हैं। चलें जवाब हबीब साहब से कहेंगे वो समझेंगे ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। ठीक है सादिया, मामला सुन लिया फरूख हबीब साहब ने, जवाब दे दीजिए। में वजीर आजम साहब ने खुद इनको ऑफर की है कि हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने को तैयार है। जब वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो जिस किस्म का माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जाता है, जिस किस्म की ये वहाँ पर शोर शराबा करते हैं, उन चीज़ों से बाज आ जाए ना उस चीज़ का हिस्सा बने, तो आप कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें। वज़ीर आज़म साहब जरूर आएंगे, आप आके बैठे तो सही ना। जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी है आप उसका हिस्सा तो बने। कमेटी से जब चीजें आगे आएंगी तो वजीर आज़म साहब भी आ जाएंगे। आपको वजीर आज़म साहब से मुलाकात का शौक है वो भी पूरा हो जाएगा। चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर। नफीसा शाह साहिबा, फरूख हबीब साहब और जासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।